नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेके आया हूँ। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, लेकिन उसका जो सीक्वेंस है अपराध का, वो धीरे धीरे 2021 तक आया है। घटना रिश्तों के उलझाव, पुलिस की विवेचना, पुलिस का धैर्य और घर वालों का परसुएंस, इन सब से संबंधित है, जो आपको जरूर जाननी चाहिए। हुआ कुछ यूं था कि दिल्ली में कापस हेड़ा थाने पर 23 मार्च 2011 को जय भगवान, जो रहने वाले आउटर दिल्ली के समालखा एरिया के थे, उन्होंने ये बताया कि उनका बड़ा बेटा रवि, जिसकी उम्र करीब 22 साल है, वो गायब है 21 मार्च 2011 से। वो अपनी पत्नी को उसके मायके से लेकर आया था। उसके बाद उसे उसकी बहन के यहाँ छोड़ने गया था। इस बीच में गायब हो गया। मोबाइल उसका स्विच ऑफ है और उसका कुछ पता नहीं लग रहा है। सामान्य सी गुमशुदगी पुलिस ने लिख ली। कई कारणों पे उसने, जैसे जांच पड़ताल होती है कि साहब इसका कहीं अफेयर रहा होगा, पत्नी का कहीं अफेयर रहा होगा, शादी करना नहीं चाह रहा होगा, ज़बरदस्ती शादी कर दी गई होगी, इसलिए कहीं चला गया होगा। सबसे पहले पुलिस ने इसी जांच पड़ताल के सिलसिले में उसकी और उसकी पत्नी की पूरी डिटेल घर वालों से, जय भगवान और उनके दूसरे लड़के से जानने की कोशिश की। तो ये पता लगा कि दिल्ली के आउटर इलाके में, आउटर दिल्ली में जय भगवान प्राइवेट नौकरी करते थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और छोटा डैनी। रवि 10वीं तक पढ़ा था और 18 साल का होते होते उसने ऑटो चलाना शुरू कर दिया था और अपने लिए, परिवार के लिए कमाना खाना शुरू हो गया। जब वो 21 का हुआ तो माता पिता ने उसके लिए लड़की देखनी शुरू की। वहीं समालखा में ही इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले शेर सिंह, वो भी जय भगवान की बिरादरी के ही थे। उनकी पत्नी कमलेश, यानी शेर सिंह की ससुराल राजस्थान के अलवर ज़िले में टप्पूकड़ा में पड़ती थी, यानी वो कमलेश टप्पूकड़ा की रहने वाली थी। जब उनको ये पता लगा कि जय भगवान अपने बेटे रवि के लिए अब रिश्ता ढूंढना उन्होंने शुरू किया है, तो उन्होंने अपनी साली शकुंतला से शादी के लिए रवि के पिता जय भगवान से बातचीत शुरू की। कुछ ही दिन में ये रिश्ता पक्का हो गया। पुलिस ने आगे जानना चाहा कि ये कितने भाई बहन थे, तो पता लगा कि शकुंतला के पिता पतराम और माँ भगवती से 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी जो कमलेश थी लड़की, उसकी शादी शेर सिंह से हुई थी। शकुंतला 5वें नंबर की थी और सबसे छोटा उनका लड़का था जिसका नाम राजू था। बहरहाल जब दोनों परिवार एग्री हो गए तो 8 फरवरी 2011 को रवि और शकुंतला की शादी हो गई। रवि और शकुंतला की शादी के बाद जब बहू वहाँ से टप्पूकड़ा से विदा होकर अपने घर आई, तो शकुंतला ने रवि को अपनी एक मन्नत के बारे में बताया। उसने ये कहा कि मन्नत के अनुसार वो और रवि 1 महीने बाद ही अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर सकते हैं। अगर बीच में वैवाहिक जीवन शुरू किया तो ये मन्नत
टूट जाएगी और उससे नुकसान होगा। खैर रवि ने उसकी ये बात मान ली, उसका पूरा साथ दिया और अगले दिन शकुंतला पगफेरे और जो जात की रस्म होती है उसके लिए अपने मायके चली गई। यानी 8 फरवरी 2011 को शादी हुई। 8 को उसने अपनी मन्नत के बारे में बताया कि हम वैवाहिक जीवन शुरू नहीं कर सकते, और 9 तारीख की शाम तक वो अपने घर यानी टपूकड़ा वापस चली गई। और फिर वो जो अब साइत है, अब साइत नहीं है, अब ऐसा है, अब वैसा है, ये सब बात होते होते लगभग 1 महीना बीत गया। और वही ग्रह नक्षत्रों का फेर, इन्होंने वो बताया, रिश्तेदारों ने ये बताया, कुल पुरोहित ने ये बताया। 1 महीने तक वो अपने मायके में ही रही। जब 1 महीना पूरा हुआ तो 21 मार्च 2011 को समय पर और टाइम पर, मैं एक बार फिर से टाइमलाइन रिपीट कर दूंगा लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 21 मार्च 2011 को रवि शकुंतला को अलवर के टपूकड़ा से समालखा दिल्ली अपने घर ले आया। अगली सुबह शकुंतला ने घर में पहली रसोई बनाई और पूरे परिवार को खाना खिलाया। इसके बाद जय भगवान अपनी नौकरी पर चले गए। दोपहर में शकुंतला ने अपनी सास को मनाया कि हम पहली बार यहाँ आए हैं, मेरी बहन भी यहीं पास में इंदिरा नगर में रहती है, कमलेश जिसका नाम है, जो मैंने पहले ही बताया था, तो मैं रवि के साथ कमलेश से मिलने उसके घर जा रही हूँ। शाम तक जब ससुर यानी बाबूजी आ जाएंगे उसके पहले ही मैं वापस आ जाऊंगी। दोपहर में ही शकुंतला और रवि इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाली बड़ी बहन के लिए घर से निकल गए। शाम 7 बजे तक दोनों घर नहीं लौटे। जय भगवान ने कॉल किया घर में, जब जय भगवान की पत्नी ने यानी रवि की मां ने बताया कि ऐसा ऐसा कह के वो अपनी बड़ी बहन कमलेश के यहाँ मिलने गई थी, रवि साथ में गया था। तो उन्होंने फ़ोन मिलाया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर जय भगवान अपने छोटे बेटे को लेके रवि के साढ़ू शेर सिंह यानी पत्नी शकुंतला की बहन जहाँ ब्याही थी उनके घर पहुँचे। शकुंतला ने बताया कि रवि को रास्ते में ऑटो चलाने वाले कुछ दोस्त मिल गए थे। रवि ने उसे यानी शकुंतला को उसके मायके वाले घर के पास उसे उतार दिया और अपने ये कह के चला गया कि वो थोड़ी देर में अपने दोस्तों से मिलकर वापस आएगा, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। पुलिस के पास इस पूरी स्टोरी जानने के बाद कोई सुराग नहीं मिला। इधर पूरी रात जब बीत गई तब और रवि घर नहीं लौटा तो 23 मार्च 2011 को सुबह जय भगवान कापासेड़ा थाने पहुंचे और उन्होंने गुमशुदगी लिखवा दी। रवि के लापता होने की सूचना जब मिली तो शकुंतला के घर वाले अपने पड़ोसी कमल सिंगला को लेके जय भगवान के घर पहुंचे। सब ने जय भगवान के साथ मिलने में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रवि वहीं पास में रहता था जहां इसकी बहन रहती थी शकुंतला की, कमलेश। तो वो अपने पड़ोसी कमल सिंगला को लेके जय भगवान के पास पहुंचे। अलवर के टपूकड़ा की दोनों बहनें यानी शकुंतला और कमलेश थीं, और जब अलवर में ये पता लगा तो वो अपने पड़ोसी को लेके जय भगवान के घर पहुंचे और जय भगवान के साथ मिलकर उन्होंने रवि की तलाश के लिए इधर उधर भाग दौड़ की। कई दिनों तक रवि का कोई पता नहीं लगा। 10 दिन बाद मायके वाले शकुंतला को अपने साथ लेकर वापस अलवर चले गए। उनको भी जब पता लगा कि दामाद इस तरह से गायब हो गया है तो वो सब लोग आए, 10-12 दिन दौड़े भागे और उसके बाद फिर वापस अपने घर अलवर चले गए। टपूकड़ा गांव जो था उनका। घर वालों ने
जिस पर भी रवि के लापता या उसकी किडनैपिंग करने का शक जताया, सबको बुलाकर पूछताछ की गई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। कोर्ट के आदेश पे उसके बाद वो अपना सब जगह सारे अधिकारियों के यहाँ, पुलिस थाने पर पुलिस के अधिकारियों के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, सबके यहाँ जय भगवान उसका पूरा परिवार अपने बेटे को बरामद करने के लिए दौड़ भाग करता रहा। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली और कोई सुराग नहीं मिला, तो दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की, जिस पर दिल्ली पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। नोटिस जारी होते ही जैसे ही हैबियस कार्पस की बात आई, हैबियस कार्पस किसी के लिए भी अगर हाई कोर्ट में दायर होती है और संबंधित जिले के एसपी या थानेदार को नोटिस जाती है, तो जवाब देने की तैयारी सब करने लगते हैं। बहरहाल 16 अप्रैल 2011 को जब हैबियस कार्पस की नोटिस एसपी को मिली, तो कापसहेड़ा पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। पहले गुमशुदगी लिखी थी जब उसके पिता जय भगवान थाने पर आए थे, और ये बात थी 23 मार्च की। तो 23 मार्च के बाद 16 अप्रैल को जब हैबियस कार्पस की नोटिस आई, तब इन्होंने इसे किडनैपिंग के केस में तब्दील कर दिया, लेकिन वो भी अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। अब यह हुआ कि हाई कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करेगा, पुलिस भी थोड़ा तेज हुई, आगे बढ़ने लगी। तो वो जय भगवान से बार बार ये पूछती थी कि आपका किसी पर संदेह हो तो बताइए। जय भगवान ने धीरे धीरे, अब काफ़ी दिन हो गए थे 21 मार्च से लेके और अप्रैल 2011 के, तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे जो शंका होती है वो रवि के साले यानी रवि की पत्नी शकुंतला के सबसे छोटे भाई राजू और शकुंतला के परिवार के पड़ोसी कमल सिंगला पर उन्हें शक है। 2 लोगों को शक के आधार पर 2 लोगों का नाम बताया गया, जब पुलिस ने बार बार उनसे ये जानने की कोशिश की। लेकिन जय भगवान इस शक का कोई ठोस कारण नहीं बता पाए। बस ये कहते थे कि उनके व्यवहार से लगता है, उनकी बातचीत से लगता है, वो साथ साथ घूमते रहे, इस तरह की बातें। लेकिन पुलिस को कोई ठोस कारण नहीं मिला। उन्होंने बताया कि शादी के पहले से ही कमल सिंगला कमलेश के साथ हर बार, या कमलेश के परिवार के साथ हर बार उनके घर आया, जबकि वह न तो कोई रिश्तेदार था और न ही वो हमारा कोई जानने वाला था। वो सिर्फ शकुंतला का पड़ोसी था, मतलब पास में, गांव के पास में रहता था। इतना ही नहीं, वो रवि के गायब होने के बाद भी उसके घर आता जाता रहा। पुलिस के पास राजू और कमल सिंगला पर शक का कोई पुख्ता आधार नहीं था। इसके बावजूद दोनों को बुलाकर लंबी लंबी पूछताछ की गई। पूछताछ में पुलिस को ऐसी कोई संदिग्ध बात नहीं पता लगी जिसके आधार पर उनसे सख्ती की जाए। मैं यहाँ बता दूं कि सख्ती के जब कारण उपलब्ध होते हैं, जैसे सीडीआर हो, किसी ने देखा हो तो वो थाने पर मौजूद हो, जब कोई आधार होता है तो जरूर उसके साथ सख्ती होती है। तब ये लगता भी है कि ये शायद झूठ बोल रहा है और इससे सच निकलवाना ज़रूरी है। फिर कई लोगों से जिसका नाम बताया गया उनसे पूछताछ हुई, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ में नहीं आया। पुलिस को ये भी आशंका हुई कि कहीं रवि की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हुई है। मैंने पहले ही बताया कि पुलिस हर आशंकाओं पर काम करती है और हो सकता है उसकी मर्जी के बिना की गई शादी के कारण वो घर छोड़कर खुद ही कहीं चला गया हो। इस एंगल पर भी तमाम जांच पड़ताल हुई, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। रवि के पिता ने यानी जय भगवान ने पड़ोसी कमल सिंगला पर आरोप लगाया था। कमल सिंगला उस समय 19 साल का था। ऐसे में पुलिस उसके साथ सख्ती से पूछताछ नहीं कर पा रही थी कि साहब ये जो है 19 साल का है, अभी जुवेनाइल है, इसलिए इस पर हम कोई सख्ती नहीं कर सकते।
और वैसे भी पुलिस को कोई ऐसा आधार नहीं मिल रहा था कि कमल को रवि के अपहरण का आरोपी माना जाए और इस सिलसिले में उससे पूछताछ की जाए। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगा कि वो वारदात के दिन अलवर में ही था, यानी जो शकुंतला और कमलेश का मायका है वो वहाँ था, लेकिन गायब ये यहाँ अपने रवि की अपनी जो ससुराल है गायब वो वहाँ हुआ था समालखा में वो गायब हुआ था। कमल और राजू दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और इसलिए और कोई मोटिव नहीं था, इसलिए उनसे कोई पूछताछ नहीं की जा सकी। फिर पुलिस ने दूसरी लाइन पकड़ी कि रवि के किसी लड़की से अवैध संबंध होंगे, शायद इसीलिए वो शादीशुदा पत्नी को छोड़ के भाग लिया है। फिर और हो सकता है परिवार वाले इसको छिपा रहे हों। नंबर ढूंढे गए, लोगों से बातचीत की, तो इस सिलसिले में भी जो उसके साथ के जो ऑटो ड्राइवर्स थे उनसे पूछा गया, बहुत जानकारी करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी नहीं पता लगा कि किसी दूसरी लड़की से कभी इसका कोई संबंध रहा हो। दूसरी फिर और बात पुलिस ने जो आगे बढ़ाई कि हो सकता है प्रोफेशनल राइवलरी में किसी ऑटो वाले से इसकी कोई दुश्मनी हो और उसने मार दिया हो या उसे गायब कर लिया हो, किडनैपिंग कर ली हो। कापासेड़ा पुलिस ने उस इलाके के कई ऑटो ड्राइवर्स और रवि के टेम्पो के मालिक से भी दसियों बार पूछताछ की कि शायद कुछ निकले, लेकिन ऐसा कोई सुराग हाथ नहीं लगा कि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके। जब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि साहब नहीं मिल पा रहा है, तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट दिल्ली ने सितंबर 2011 में की एक डेट दी कि आप दिल्ली पुलिस में स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करें अपनी। पुलिस कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा पा रही थी उस स्टेटस रिपोर्ट में भी, तो हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस मामले की जांच एक सक्षम एजेंसी को सौंपने के निर्देश दे दिए। हाई कोर्ट के इस आदेश के आने के बाद पुलिस कमिश्नर ने अक्टूबर 2011 में एंटी किडनैपिंग यूनिट को ये जांच सौंप दी। इसके पहले गुमशुदगी और उसके बाद किडनैपिंग लिखी गई थी, तो वो विवेचना एंटी किडनैपिंग यूनिट को सौंप दी। उन दिनों एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का नाम एंटी किडनैपिंग यूनिट था, बाद में अब उसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इस यूनिट के एसआई हरिवंश को ये काम सौंपा गया। इस केस से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। इस काम में उनको 2 महीने लग गए और जांच 2 महीने बाद जैसे ही वो आगे बढ़ाते, उसके पहले ही अपराध शाखा से उनका ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन एसआई रजनीकांत के पास आई। रजनीकांत ने पड़ताल की तो पता चला कि कमल सिंगला अमीर परिवार का लड़का था। उन्हें लगा कि कमल सिंगला जैसे एक अमीर इंसान की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से घनिष्ठता की कोई वजह तो जरूर होगी। इतना घनिष्ठ कि शादी के पहले से ही वो उसका सबके यहाँ आना जाना, उस जब शादी तय नहीं हुई तभी से लड़की के ससुराल भी जाना और कई बार जाना। तो पुलिस ने एसआई रजनीकांत ने 3 संदिग्धों के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तीनों को कोर्ट में उनकी कंसेंट के लिए हाजिर कराया। हालांकि तब तक पूछताछ में कमल सिंगला, शकुंतला और शकुंतला का भाई राजू, इन तीनों पर उन्होंने डाउट व्यक्त किया है एसआई रजनीकांत ने, और इन तीनों के बयान जो पिछले आईओ ने लिए थे और जो उसने लिए थे, तो उसमें एक ही तरह की कहानी तीनों बता रहे थे। ये भी शक का एक आधार था जिसके लिए वो पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहते थे। बहुत लंबी पूछताछ के बाद रजनीकांत ने कोर्ट का आदेश लेकर 2 मार्च 2012 को शकुंतला, राजू और कमल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। पॉलीग्राफ टेस्ट में तीनों की कहानी
सच साबित हुई। जो कहानी वो एसआई रजनीकांत को या उनसे पहले एसआई हरवंश को बता रहे थे, वो वही कहानी उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट में भी बताया। तो इस तरह से ये लगा कि जो ये पहले बता रहे थे वो सही है। इधर जब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो शकुंतला को लगा कि मेरे ससुराल वाले मुझ पर शक कर रहे हैं, तो उसने ससुराल आना बंद कर दिया। यानी समाल खा जहाँ वो रहते थे वहाँ पर उसने आना बंद कर दिया। इसी बीच रजनीकांत का भी ट्रांसफ़र हो गया। ध्यान रखिएगा, रजनीकांत दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। उसके बाद एसआई सूरज भान आए जो तीसरे आईओ थे। कुछ महीनों में उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। तो फिर जांच एसआई धीरज के हाथ में आ गई। एसआई धीरज भी मैंने बताया कि ये क्राइम ब्रांच की पोस्टिंग को पनिशमेंट पोस्टिंग मानते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या कहीं और उत्तर भारत के किसी दूसरे राज्य में हो। थाने की पोस्टिंग ही प्राइम पोस्टिंग, क्रीम पोस्टिंग, कमाऊ पोस्टिंग मानी जाती है। और क्राइम ब्रांच में की पोस्टिंग को बहुत अच्छा नहीं मानते, तो अपने अपने जुगाड़ में रहते हैं। 2, 3, 4 महीने बाद वो क्राइम ब्रांच से निकल जाते हैं। कुछ महीनों बाद फिर एसआई धीरज जो चौथे आईओ थे उनके पास आ गई और फिर उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। फिर ये विवेचना 5वें आईओ एसआई पलविंदर के पास आई 2017 में। ध्यान रखिएगा 2011 का केस था। 2011 के अप्रैल में ये अपहरण में दर्ज हुआ था। तो इस बीच में 4-5 आईओ जब बदले तो 5वें आईओ हुए उसके एसआई पलविंदर। और बस वही, जब नया आईओ आता है तो पुराने आईओ के दिए गए बयान, और वो केस डायरी में लिखता है कि पुराने आईओ की केस डायरी पढ़ी गई, नक्शा नज़री फिर से बनाया गया, मौके पर जाकर बातचीत की गई, जिन जिन पर शक सुबह था उनसे बुलाकर बातचीत की गई। ये सब कागज पे केस डायरीज काटते रहते हैं। शकुंतला, उसके साले राजू और कमल सिंगला का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया। टेस्ट में तीनों बेगुनाह हो गए। 2017 में एसआई पलविंदर का भी ट्रांसफ़र हो गया। यानी एसआई पलविंदर थे 5वें, चौथे या 5वें थे। उनका जब ट्रांसफ़र हुआ तो नए आईओ आए एसआई जोगेंद्र सिंह, उनको केस मिला। मार्च 2017 को 2011 से बराबर हाई कोर्ट इस केस के में प्रगति की स्टेटस रिपोर्ट मांगती रही। तो 2017 के स्टेटस रिपोर्ट को देखकर हाई कोर्ट ने पुलिस को तीनों संदिग्धों के नार्को टेस्ट यानी ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के आदेश दिए। एसआई जोगिंदर ने तीनों को कोर्ट में पेश किया और ब्रेन मैपिंग के लिए उनकी सहमति ले ली। नार्को टेस्ट के लिए पहले इनका लाई डिटेक्शन टेस्ट हुआ था, अब नार्को टेस्ट के लिए हाई कोर्ट ने आदेश किया। 2011 के इस रवि के गायब होने के प्रकरण को 2017 में हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया। तो 2 नवंबर 2017 से 6 नवंबर 2017 के बीच गुजरात के गांधीनगर में ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया गया, नार्को टेस्ट कराया गया तीनों संदिग्धों का। कमल और राजू ने तो टेस्ट करा लिया, लेकिन शकुंतला ने तबीयत बिगड़ने का हवाला कह के ब्रेन टेस्टिंग से मना करा दिया। इस बीच कमल सिंगला और राजू के जो ब्रेन मैपिंग के रिजल्ट आए वो एसआई जोगिंदर को उसमें तमाम विरोधाभास मिलने लगे और शकुंतला का ब्रेन मैपिंग टेस्ट न कराना भी उसके दिमाग में भी बात ये दौड़ने लगी। राजू का नार्को टेस्ट तो वही आया जो राजू बताता रहा था, लेकिन कमल के नार्को टेस्ट में तमाम दूसरी बातें भी आ गईं। तब एसआई जोगिंदर को लगा चलो कुछ मामला तो मिला, और अलवर जाकर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अगर हम करेंगे तो हो सकता है इसके और सबूत मिल जाएं। थोड़ी ज़्यादा देर तक ये रहे और उसके बाद इनका भी ट्रांसफ़र हो गया। और मार्च 2018 में
लेकिन उनके पास एक क्लू मिल गया था। नार्को टेस्ट में कमल सिंगला के बयानों में तमाम वो चीज़ें नई थीं जो पहले 4-4, 5-5 आईओ को वो बता चुका था या स्टेटमेंट में लिखा चुका था। अब जोगिंदर सिंह के जाने के बाद जो 7वें आईओ आए, करमवीर मलिक। करमवीर मलिक को रवि अपहरण केस की फाइल सौंपी गई तो उन्होंने एक टीम बनाई, एसआई जयवीर, एसआई नरेश और कांस्टेबल हरेंद्र की, और उन्होंने कहा कि तीनों संदिग्धों को दिल्ली ले आइए, यानी शकुंतला, कमल सिंगला और शकुंतला के भाई राजू को। जयवीर और नरेश ये दोनों पहुंच गए अलवर। वहाँ उनको सिर्फ राजू मिला। राजू ने जो बात बताई वो बाद में एक अलग कहानी सामने आई। राजू ने बताया कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट के कुछ रोज बाद ही शकुंतला घर से गायब हो गई। चूंकि उसकी बहन थी, पुलिस उसको भी लेने गई थी, तो राजू ने कहा कि जैसे ही ब्रेन मैपिंग टेस्ट को उसने मना किया वहाँ गांधीनगर में, और जब घर वापस आई उसके 4-5 दिन बाद ही वो घर से गायब हो गई। अब शकुंतला के घर वालों को ये शक होने लगा कि हो सकता है इसके गायब होने में अनिल सिंगला का कमल सिंगला का हाथ हो। पुलिस ने उससे पूछताछ की कि शकुंतला कहाँ गायब हुई, कैसे गायब हुई, लेकिन वो साफ मुकर गया। शकुंतला के परिवार वालों ने कमल सिंगला के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट लिखवा दी, और इसके पहले पुलिस उसको पकड़ पाती, कमल सिंगला फरार हो गया। आप समझ रहे होंगे सब, मैं बार बार बता रहा हूँ। शकुंतला की शादी रवि से हुई। 1 महीने तक दोनों ने वैवाहिक जीवन का निर्वाह नहीं किया। वापस वो राजू अपने घर ले गया। वहाँ शकुंतला ने अपनी बहन कमलेश से मिलने की जिद की। पहले ही दिन वहाँ गई और रास्ते में वो कहाँ गायब हो गया उसे पता नहीं, जो बयानों में वो बताती रही। पुलिस ने तमाम कोशिश की, फिर उसका रवि को प्रस्तुत करने के लिए हैबियस कार्पस डाला गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने कहा कि इसको दूसरी स्पेसिफाइड एजेंसी से कराइए इसकी इन्वेस्टिगेशन। उसकी इन्वेस्टिगेशन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो अब है, उसको पहले एंटी किडनैपिंग सेल कहते थे, वहाँ से कराई गई। एक के बाद एक 7 आईओस उसमें ट्रांसफ़र होते गए। दूसरे या तीसरे आईओ ने लाई डिटेक्शन टेस्ट करवा दिया, लेकिन उसमें वो पास हो गए। 2017 में जब फिर हाई कोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट या स्टेटस रिपोर्ट देखी तो उसकी नाराज़गी का कारण भी था कि 6 साल से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप इनका नार्को टेस्ट कराइए। नार्को टेस्ट के लिए जब 3 लोग गए, एक जो गायब हुआ था रवि, उसकी पत्नी शकुंतला, दूसरा उसका भाई राजू, और तीसरा उसका पड़ोसी कमल सिंगला। शकुंतला ने अपना ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं कराया, और फिर जब वो घर लौट के आई उसके बाद ही गायब हो गई। शकुंतला के घर वालों का शक कमल सिंगला पे था। उन्होंने उसके खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस दबिश पर दबिश देने लगी कमल सिंगला को गिरफ्तार करने के लिए और शकुंतला को बरामद करने के लिए। लेकिन इसी बीच कमल सिंगला के ड्राइवर, यानी आप ये समझें कि शकुंतला भी गायब हो गई। फिर जब कमल सिंगला के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट लिखाई गई कि शकुंतला का अपहरण करके ले गया, तो कमल सिंगला भी गायब हो गया। और 20-25 दिन बाद ही जब पुलिस उनके यहाँ उसको ढूंढने लगी, जहाँ जहाँ उसके ठिकाने थे पुलिस वहाँ जाने लगी, तो कमल के ड्राइवर बबली ने राजस्थान हाई कोर्ट में, ध्यान रखिएगा ये सारा मामला हैबियस कार्पस से लेके ये डायरेक्शन कि ये एंटी किडनैपिंग सेल को दे दिया जाए, ये सब दिल्ली हाई कोर्ट का था। तो ड्राइवर बबली ने राजस्थान हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया कि उसने शकुंतला से शादी कर ली है। कमल सिंगला के ड्राइवर ने ये एफिडेविट राजस्थान हाई कोर्ट में दिया और ये कहा कि मैंने शादी कर ली है और पुलिस बिला वजह मेरे मालिक कमल सिंगला को तंग कर रही है।
उनका शकुंतला की किडनैपिंग या शकुंतला से कोई लेना देना नहीं है। और फिर बबली ने भी इस आशय का एक एफिडेविट दिया कि हाँ हमने शकुंतला ने भी कि हाँ हमने बबली से शादी कर ली है। और जब ये एफिडेविट के साथ आर्य समाज मंदिर में शकुंतला की तरफ से शादी का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया और एक शपथ पत्र भी शकुंतला की तरफ से राजस्थान हाई कोर्ट में दाखिल किया गया, जिसमें उसकी शादी कमल सिंगला के ड्राइवर बबली से होने की पुष्टि हो रही थी। हाई कोर्ट ने अलवर पुलिस को आदेश किया कि जब इसने शादी कर ली है तो कमल सिंगला के खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले को फौरन समाप्त कर दिया जाए। तो खैर समाप्त कर दिया गया। उसके खिलाफ जो अपहरण का मामला, शकुंतला के अपहरण का मामला था, वो खत्म कर दिया अलवर की पुलिस ने। अब जब ये नया डेवलपमेंट आया एएसआई जयवीर के सामने कि जब पूरी की पूरी टीम अलवर पहुंची तो पता लगा राजू को छोड़ के बाकी दोनों फरार हैं और लड़की के फरार होने यानी शकुंतला के फरार होने का आरोप कमल सिंगला पे लगा। और फिर कमल सिंगला के ड्राइवर ने एक एफिडेविट दिया कि शकुंतला से मैंने शादी कर ली है, सिंगला को परेशान न किया जाए। शक की सुई अब बबली पे जा रही थी कि बिना बात के पुलिस कमल सिंगला का उसने लाई डिटेक्शन भी कराया, नार्को टेस्ट भी कराया। ऐसा लगता है कि उनका ड्राइवर इसको लेकर भाग गया है। फिर पुलिस टपूकड़ा थाने में गई, यहाँ की समालेखा की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, और उस एफआईआर की जानकारी की जिसमें शकुंतला के घर वालों ने कमल सिंगला के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, शकुंतला के अपहरण की। तो केस की फाइल में बबली का पता मिल गया। एएसआई जयवीर वो बबली के गांव बाघोर पहुंच गए। बबली के घर जाने पर पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है और 3 बच्चे हैं उसके। पुलिस टीम ने बबली के घर वालों से पूछताछ की तो बबली के घर वालों ने बताया कि साहब वो लूट के एक मामले में कोटा जेल में बंद है। जिस ड्राइवर ने एफिडेविट दिया कि शकुंतला से मैंने शादी कर ली है, उसको जब ढूंढते ढूंढते दिल्ली पुलिस उसके घर गई तो उनके घर वालों ने बताया कि वो लूट के एक मामले में कोटा जेल में बंद है। बाद में ये पता लगा कि सिंगला ने ही, अनिल सिंगला ने ही ये सब कुछ, कमल सिंगला ने ही ये सब कुछ मैनेज कराया था। इसके बाद एएसआई जयवीर और एएसआई नरेश, जो करमवीर मलिक ने जो टीम बनाई थी, वो कोर्ट की इजाज़त लेकर बबली से पूछताछ के लिए कोटा जेल पहुंच गए। बबली से पूछताछ में रवि के अपहरण की पूरी कहानी साफ हो गई। बबली ने बताया कि वो 1.5 साल से कमल सिंगला का ड्राइवर था। शकुंतला के घर वालों ने कमल के खिलाफ किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कमल ने बबली को रुपए देकर दबाव डाला कि वो हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दे दे कि उसने शादी कर ली है शकुंतला से। बबली ने कहा कि वकील से लेकर शकुंतला का एफिडेविट और आर्य समाज मंदिर की शादी का सर्टिफिकेट भी कमल सिंगला ने ही उपलब्ध कराया था। बबली से पूछताछ के बाद पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि रवि की किडनैपिंग में भी कमल का ही हाथ था। केस में आगे बढ़ने के लिए कमल और शकुंतला से पूछताछ जरूरी थी। काफ़ी कोशिश के बाद भी दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। क्राइम ब्रांच की, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इस टीम में जो अंतिम आईओ इनके करमवीर मलिक जिनको मिली थी, मैंने आपको बताया कि उन्होंने 3 लोगों की एक टीम बनाई थी, एसआई जयवीर, एएसआई रमेश और कांस्टेबल हरेंद्र। दरअसल कांस्टेबल हरेंद्र संयोग से राजस्थान का ही रहने वाला था। उसकी मदद से लोकल लेवल पर कमल शकुंतला के बारे में छन छन कर इंफॉर्मेशन सामने आने लगी। लेकिन इस पूरी कवायद में कई महीने गुजर गए। इसी बीच जो एंटी किडनैपिंग सेल थी उसका नाम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल हो गया
उसके एसीपी सुरेंद्र गुलिया ने रवि की केस को जांच करने के लिए अमलेश्वर राय और एसआई करमवीर, एएसआई जयवीर, नरेश कुमार और कांस्टेबल हरेंद्र की एक बड़ी मीटिंग की और अब तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए इसके बारे में जानकारी की और ये कहा कि आप लोग बिल्कुल सही दिशा में हैं। अब इसमें थोड़ा तेज़ी लाकर इस केस को आगे बढ़ाना है और इसका अनावरण करना है। तब तक पुलिस को कमल सिंगला का मोबाइल नंबर हासिल हो गया। ये 4-5 लोग जब लगे तो उसका नंबर हासिल हो गया। फ़ोन नंबर की मॉनिटरिंग शुरू हुई। रवि के अपहरण में कमल की भूमिका पुष्ट हो चुकी थी। पुलिस ने तमाम जितने लोगों से बातचीत की उससे लगा था कि ये कमल की ही भूमिका है उसके अपहरण में। पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी हासिल कर लिया और जब वो नहीं मिल पा रहा था तो उसे भगोड़ा घोषित करके 50,000 का इनाम भी कमल सिंगला पर दिल्ली पुलिस ने घोषित कर दिया। पुलिस ने उसके घर का कुर्की वारंट भी जारी करवा दिया। पुलिस की एक टीम स्थायी तौर पर अलवर में ही डेरा डाले हुई थी, लेकिन पुलिस टीम के पहुंचने के पहले ही वो फरार हो जाया करता था कमल सिंगला। आखिरकार 27 सितंबर 2019 को, यानी घटना के 8 साल बाद, घटना की तारीख मैंने आपको बताई 21 मार्च 2011, 27 सितंबर 2019 को कमल को अलवर की शालीमार कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ भी उसका एक घर था जहाँ वो छिप कर रह रहा था। इस दौरान शकुंतला उसके साथ नहीं मिली, यानी सिर्फ कमल सिंगला ही उसे वहाँ मिला। दिल्ली लाकर पुलिस टीम ने कमल से पूछताछ की, लेकिन वो उसी 10 साल से जो झूठ और फरेब, 8 साल से वो पुलिस को, कोर्ट को, वकील को जो घुमा रहा था, तो ट्रेंड हो गया था बिल्कुल, और पुलिस को फिर वो अपने फरेब में उलझाता रहा। इस बार इन्वेस्टिगेशन टीम के पास उसकी ब्रेन मैपिंग यानी नार्को टेस्ट की रिपोर्ट थी, और दूसरी बात जो पुलिस के पास थी रिपोर्ट थी, उससे लेकर बबली ने जो कोर्ट में शकुंतला से शादी का एफिडेविट और सर्टिफिकेट दिया था, जिसके लिए बबली ने बताया था कि ये सब कुछ उसे कमल सिंगला ने उपलब्ध कराया है, ये दोनों चीज़ें पुलिस के पास थी। झूठा एफिडेविट दिलाने का ठोस एविडेंस भी था। पुलिस टीम ने जब थोड़ी सख्ती की तो कमल ने कबूल कर लिया। उसने ही रवि का अपहरण कर उसकी हत्या की थी। इस काम में उसकी मदद उस समय के उसके ड्राइवर यानी 2011 के उसके ड्राइवर गणेश महतो ने उसकी मदद की थी। गणेश को उसने घटना के 6 महीने बाद ही नौकरी से हटा दिया था और गणेश अपने गांव बिहार चला गया था। कमल से बहुत पूछने के बाद भी गणेश का पता उसने नहीं बताया, न ही गणेश का कहा कि मेरे पास उसका कोई फ़ोन नंबर भी नहीं है। लेकिन कमल से पुलिस को उसकी डायरियों में, उसके फ़ोन में गणेश के जीजा अनिल का नंबर मिल गया, जो दिल्ली में ही रहता था। पुलिस टीम ने उसी दिन अनिल से कांटेक्ट किया और गणेश के बारे में जानकारी जुटाई। दिल्ली पुलिस की एक टीम बिहार के चकमहेशी गांव पहुंची। वहां गणेश पुत्र सुरेश महतो, जिसकी उम्र 31 साल है, उसको गिरफ्तार कर लिया। उससे प्राइमरी पूछताछ में ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। गणेश को ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस दिल्ली ले आई और बाद में कमल और गणेश को आमने सामने बिठाकर क्रॉस चेक किया दोनों की स्टेटमेंट को। उसके बाद दोनों को लेके पुलिस टप्पू कड़ा भी गई अलवर, जहां स्थानीय पुलिस की मदद से उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि कैसे कैसे हुआ था। फिर शव के बारे में जब पूछा गया तो उसने ये बताया कि साहब मेरे ऑफिस के सामने एक खाली प्लॉट है, उसको उसी में हमने उसको दफना दिया था। स्थानीय पुलिस, दिल्ली पुलिस और लोगों की मदद से जेसीबी से उस स्थान की खुदाई करवाई गई जिसके लिए कमल सिंगला ने बताया था कि यहीं पर मैंने उसे मार के गाड़ दिया था, आज से 8 साल पहले।
उस खुदाई में कुल 25 हड्डियां ही बरामद हुई, कुल 25 हड्डियां। उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। रवि यानी जिसकी हत्या करके इन लोगों ने गाड़ा था, वो साबित करने के लिए ये अस्थियां उसकी हैं कि नहीं हैं, 10 अक्टूबर 2019 को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में जय भगवान और उनकी पत्नी का ब्लड सैंपल लिया गया। फिर डिटेल पूछताछ उससे बाद में ये साबित हो गया कि ये हड्डियां उसी की थी जो गुमशुदा था रवि। अब तक पुलिस के सामने कमल ये खुलासा कर चुका था कि उसके शकुंतला से संबंध थे। 2010 में शकुंतला उसके कांटेक्ट में आई थी। कमल का ट्रांसपोर्ट का काम था और बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई का कारोबार भी वो करता था। उसकी कुछ ट्रकें, टैक्सियां और मेटाडोर भी किराए पर चलती थी। इसके अलावा कमल फ्लैट बनाकर बेचा भी करता था। साल 2010 में कमल ने शकुंतला के पड़ोस में एक खाली प्लॉट लेकर उसमें फ्लैट का निर्माण काम कराना शुरू किया। और चूंकि ठीक शकुंतला के बगल का फ्लैट था और वो शकुंतला के कांटेक्ट में आ गया, धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ गईं। इसी बीच परिवार ने शकुंतला की शादी समालखा के रवि से, दिल्ली की समालखा के रवि से तय कर दी। कमल ने शकुंतला पर यह दबाव बनाया कि इस शादी के लिए वो अपने माँ बाप से मना कर दे, कह दे कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। लेकिन माँ बाप के डर से शकुंतला ऐसा नहीं कर सकी। कमल किसी भी कीमत पर शकुंतला को खोना नहीं चाहता था। रवि को देखने जब शकुंतला का परिवार गया था तो कमल खुद अपनी गाड़ी से उन्हें लेकर गया था, जिसका आरोप बार बार रवि के फादर जय भगवान लगाते थे कि वो हमारा कुछ भी नहीं था, फिर भी शादी के पहले से ही वो मेरे घर आया जाया करता था। कमल के कहने पर ही शकुंतला ने वो मन्नत वाली बात का बहाना बनाया था। उसने शकुंतला से कहा था कि तुम किसी तरह 1 महीने काटो, इससे कोई संबंध मत बनाना, 1 महीने के भीतर मैं इसका इंतज़ाम कर दूंगा। और फिर वही उसने मन्नत वाली बात बताई और 1 महीने तक दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। इधर उसने रवि को रास्ते से हटाने की साजिश कर ली थी। 20 मार्च 2011 को रवि अपनी ससुराल टपूकड़ा अलवर पहुंचा तो कमल दोस्त की तरह उससे मिला और उसे खूब घुमाया फिराया। अगले दिन यानी कि 21 मार्च को सुबह रवि शकुंतला को लेकर दिल्ली में अपने घर समालखा चला गया। इस दौरान कमल ने शकुंतला को अपनी प्लानिंग समझा दी। 22 मार्च की दोपहर यानी 21 को ये लोग वहाँ से लौट कर आए हैं टपूकड़ा से, अपनी पत्नी को लेकर रवि आया था और 22 मार्च को दोपहर शकुंतला ने अपनी सास से जिद करके रवि को अपनी बहन के घर साथ ले जाने के लिए उसको साथ लेकर अपनी बहन कमलेश के घर के लिए चल दी, जबकि कमलेश का घर केवल 3 किलोमीटर दूर था। अच्छा, वहाँ घर से निकलते ही रवि ने रवि और शकुंतला को, दोनों साथ जा रहे थे शकुंतला की बहन कमलेश के यहाँ, तो उनको कमल अपने ड्राइवर गणेश के साथ दिखाई पड़ गया। उससे रवि और शकुंतला को देखकर चौंकने की एक्टिंग की और कहा कि वो किसी काम से दिल्ली समालखा आया था, लेकिन गाड़ी मेरी बंद हो गई थी, अब ठीक हो गई है। उसने जिद करके रवि और शकुंतला को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बोला कि वो उसे कमलेश के घर छोड़ता हुआ निकल जाएगा। संकोच में रवि कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसकी पत्नी का पड़ोसी था और हर बार वो उसके घर शकुंतला के घर वालों के साथ आता था। कमल ने रवि से कहा कि शकुंतला को कमलेश के घर छोड़ने के बाद वो उसके साथ एक परिचित के घर चलेगा, वहाँ उसे कुछ पेमेंट लेना है। रवि इस बात को मना नहीं कर पाया। कमलेश के घर से कुछ दूरी पर शकुंतला को छोड़कर गाड़ी को लेकर वो आगे बढ़ गया। वो घर इसलिए नहीं ले गया कि वहाँ हो सकता है लोग गणेश को और कमल सिंगला को पहचान लें। थोड़ा पहले ही उसको छोड़ दिया और रवि को लेकर आगे बढ़ गया। गणेश गाड़ी चला रहा था और कमल रवि के पीछे बैठा हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद प्यास का बहाना बनाकर कमल ने
डिग्गी से कोल्ड ड्रिंक निकाली। 2 बोतलें निकलवाई, एक खुद पी, दूसरी रवि को पिलाई। पहले से तय था, कोल्ड ड्रिंक पीते ही रवि का सिर चकराने लगा और वो बेहोश हो गया। इसके बाद कमल ने बेहोश रवि की गला दबाकर हत्या कर दी। उसने रवि के मोबाइल फ़ोन को बंद कर दिया। रास्ते में फ़ोन की बैटरी, सिम कार्ड और मोबाइल फ़ोन के टुकड़े 2-2 किलोमीटर पर उसने फेंक दिए। ड्राइवर गणेश कमल के कहने पर गाड़ी को अलवर ले गया। अलवर जहाँ के टप्पू कला के जहाँ का वो रहने वाला था। वहाँ पहुंचकर कमल ने बिल्डिंग मटेरियल की अपने गोदाम में पड़ी रोड़ी हटाई। 5 फुट गहरा गड्ढा खोदकर रवि का शव दफना दिया। कमल घटना वाले दिन अपना मोबाइल अलवर से दिल्ली नहीं ले गया था, क्योंकि उसने सब सेट कर रखा था। शकुंतला को बता रखा था कि तुम जब अपनी ससुराल पहुंच जाना तो बहन के यहाँ जाने की जिद करना, मैं वहीं मिल जाऊंगा, तुम दोनों को बिठा लूँगा, तुमको तुम्हारी बहन के यहाँ छोड़ दूंगा, इसको आगे ले जाऊंगा और फिर मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। और इस पूरी प्रोसेस में पुलिस उसको ढूंढ न पाए, इसलिए वो अपना फ़ोन अलवर में ही रह गया था। इधर रवि के घर न पहुंचने पर शकुंतला ने ससुराल वालों को वही कहानी सुना दी कि उसके ऑटो ड्राइवर दोस्त मिल गए थे और हमको छोड़ के वो उनसे मिलने के लिए ये कह के गया कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा। और ये पूरी कहानी भी कमल सिंगला ने शकुंतला को सिखाई थी। पुलिस को पूछताछ में न तो शकुंतला ने ही और न ही ससुराल के किसी आदमी ने यह बात बताई कि शकुंतला के पास मोबाइल फ़ोन भी मौजूद है। शकुंतला ने पुलिस को बताया कि शादी के पहले उसके पास एक फ़ोन था और जब वो अपने ससुराल आ रही थी तो वो अपना फ़ोन अपने भाई को दे आई थी और उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, इसलिए कॉल डिटेल्स निकालने की ज़रूरत भी नहीं समझी पुलिस ने शकुंतला के। पहली कॉल डिटेल निकाली गई होती तो ज़रूर दूसरे नंबर का पता लग गया होता। जब कमल से पूछताछ हुई तो पता चला कि प्लानिंग के तहत शकुंतला ने अपना मोबाइल फ़ोन छिपा कर रखा था ताकि कमल सिंगला से ससुराल जाने के बाद भी उसकी बातचीत होती रहे। पुलिस ने जय भगवान के शक के आधार पर कमल सिंगला को नोटिस देकर जब पूछताछ के लिए बुलाया तो वो डर गया। उसने ड्राइवर गणेश के साथ जब 2 बार 3 बार 4 बार चौथे आईओ ने नोटिस दी कि भाई आप आइए, फिर दिल्ली पुलिस ने नोटिस दी कि आप आइए, तो ये डर गया कि पुलिस अब लगता है उससे निकलवा कर छोड़ेगी। तो उसने अपने ड्राइवर गणेश के साथ जहाँ उसे गाड़ा था वहाँ पर उसने खोद के उसको खोदा तो देखा कि 5 महीने में वो हड्डियाँ ढांचा बन गई थी। हड्डियों का ढांचा था उसमें और कुछ था ही नहीं। कमल ने हड्डियों के ढांचे को गड्ढे से निकालकर प्लास्टिक की बोरी में रख लिया। एक एक चूंकि वो बिल्कुल गल गई थी, अपने अपने जोड़ से हट गई थी, तो जितनी बड़ी हड्डियां निकाल सकता था वो निकाल के प्लास्टिक की बोरी में रख लिया और बोरी को एक ट्रक में रखवाया, छत पर खुद बैठ गया। उसके बाद अलवर से रेवाड़ी के रास्ते में 70 किलोमीटर का वो रास्ता है, वो एक एक हड्डी को चाहे छोटी हो बड़ी हो बोरी से निकाल कर जंगल की तरफ फेंकता रहा। यानी जितनी भी हड्डियां उसके पास थीं उसको 70 किलोमीटर के रास्ते पर एक एक हड्डी जंगल में फेंकता रहा और फिर इन हड्डियों को ठिकाने लगाने के बाद अपने ड्राइवर गणेश को 70,000 रुपये दे दिए और उससे कहा कि अब वो अपने गांव चला जाए और कभी वापस ना आए। इसीलिए वो छोड़ के चला गया और कभी वापस नहीं आया। इस दौरान शकुंतला भी वापस अलवर आ गई थी। कमल ने शकुंतला के परिवार से हमदर्दी दिखाते हुए बताया कि उसका ड्राइवर कुंवारा है और मैं उससे उसकी शादी करा दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कमल ने अपने ड्राइवर के साथ शकुंतला की शादी का ढोंग रचा। उसके बाद टप्पूकड़ा में ही एक दूसरे इलाके में एक मकान शकुंतला के लिए ले लिया, खरीद लिया और फिर शकुंतला और कमल सिंगला दोनों उसी मकान में पति पत्नी की तरह रहने लगे और इन संबंध से कमल और शकुंतला को एक बच्चा भी हो चुका है। जब कमल का ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ
तो उसमें शकुंतला को लेकर सवाल जवाब हुए थे। तब पुलिस को पहली बार उसके नाजायज़ संबंधों पर शक हुआ था और तभी पहली बार जो एसआई जयवीर थे उनको ये शक हुआ था कि इसमें ज़रूर इसी का हाथ होना चाहिए। पुलिस ने कड़ी मेहनत करने के बाद वो प्लॉट की खुदाई की, सिर्फ 25 ही हड्डियाँ मिलीं और वो उसके पिता के डीएनए से 100% मैच कर गई। 100 या 90% जो मैक्सिमम परसेंटेज वो मैच कर गई। पुलिस ने मामले के किडनैपिंग की धारा जो 364 थी उसके साथ ही 302, सबूत नष्ट करने की धारा 201, सब पुरानी आईपीसी की बात बता रहा हूँ, और साजिश रचने की धारा 120 बी जोड़कर कमल और गणेश को जेल भेज दिया। इधर शकुंतला ने अपनी गिरफ्तारी के अगेंस्ट हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। जब कोर्ट में रवि के अपहरण व हत्या के मामले में शकुंतला के शामिल होने का एविडेंस पेश किया गया तो कोर्ट ने उस स्टे को खारिज कर दिया और उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। शकुंतला काफ़ी समय से पुलिस के हाथ नहीं आई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उसकी भी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया और अंत में 17 जुलाई 2021 को, यानी लगभग 10 साल बाद, स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड 2 में तैनात एएसआई प्रदीप गोदारा को अपने एक मुखबिर से शकुंतला के अलवर में ही एक स्थान पर छिपे होने की जानकारी मिली। मुखबिर की बताई हुई जगह पर शकुंतला मिल गई और पुलिस उसे गिरफ्तार करके दिल्ली ले आई कोर्ट में पेश करने के लिए। पेश करके उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। उससे पूछताछ की गई और उसने भी रवि के अपहरण और हत्या की वही कहानी बताई जो कमल पहले बता चुका था। चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दी गई और इस समय इस कोर्ट का ट्रायल अदालत में चल रहा है। आज की घटना, अच्छा हाँ, एक बात और मुझे आपको बतानी थी आज की घटना बताने से पहले कि किस्सा गोई परिवार से जुड़ी हुई बात है कि किस्सा गोई की किताब की बुक वर्चस्व, ये अमेज़न पे बेस्ट सेलिंग ऑप्शन इसका दिखाया जा रहा है और पिछले 3 महीने में ही इसके 5 एडिशन छप चुके हैं। 5वां एडिशन मार्केट में आया है। मैं उसकी एक फ़ोटोग्राफ अभी कम्युनिटी पर पोस्ट कर रहा हूँ और ये इसलिए संभव हुआ कि किस्सा गोई परिवार और पाठकों ने इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसे खरीदा और पढ़ के अपने रिएक्शन भी दिए और उसके बाद पढ़ने के बाद ही सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप पे एक इस किताब के संबंध में मेरा इंटरव्यू किया, तो फिर और लोगों तक इसकी रीच हुई और यही कारण है कि 3 ही महीने में किताब के 5 संस्करण मार्केट में आ गए हैं। मैं अपने सुधी श्रोताओं से ये भी कहूँगा कि ऑपरेशन बजूका शुरू में तो लोगों ने पढ़ा भी, देखा भी, सराहा भी, लेकिन फिर वर्चस्व के आने के बाद उसके जो प्रकाशक थे उनका भी फ़ोन आया था कि साहब वो स्टेगनेट कर गई, यानी अब उसकी सेल में कोई तेज़ी नहीं है। तो मैं अपने सुधी श्रोताओं से, जिन लोगों ने इंटरेस्ट लिया था, जिन्होंने पढ़ा था, जिनकी जानकारी में था, तो अगर कोई अभी तक नहीं पढ़ा है इसे या नहीं मंगाया है तो कृपा करके इसे भी एक बार मंगा कर पढ़ें और इसके रिव्यूज़ आप एक बार देख लें। बहुत अच्छे रिव्यूज़ हमारे पाठकों ने, सुधी श्रोताओं ने लिखे हैं और इसी किताब की वजह से, ऑपरेशन बजूका की वजह से ही मुझे देहरादून में क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में आमंत्रित भी किया गया था और वहाँ पर बहुत विस्तार से इसकी चर्चा भी हुई थी। तो एक बार मैं फिर यही कहूँगा कि जिनका भी अंग्रेजी पढ़ने में इंटरेस्ट है वो, या जो अंग्रेजी की किताब ढूंढते हैं, वो ऑपरेशन बजूका को ज़रूर ख़रीद लें। अमेज़न पर इसका ऑर्डर दे देंगे तो ये आप तक पहुंच जाएगी। मैंने पिछले 6 महीनों में अपने इन दोनों में से किसी किताब को ख़रीदने की या इसके बारे में कोई बात आपसे नहीं की, क्योंकि आपने स्वयं ही परिवार का सुधी श्रोता और सदस्य होने के नाते इन किताबों को ख़रीदा भी, पढ़ा भी। लेकिन जो ऑपरेशन बजूका के प्रकाशक हैं, सृष्टि पब्लिकेशंस वाले, उन्होंने जब ये बात मुझे बताई तो और ये भी कहा कि आप किस्सा गोई में एक बार फिर से कह देंगे तो ये किताब थोड़ी सी और आगे निकल जाएगी, जैसे वर्चस्व आगे निकल गई है।
और मैंने बताया कि वर्चस्व का 5वां एडिशन आ गया है, तो मैं कम्युनिटी में उस पेज को पोस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तीसरी बात ये भी किस्सा गोई परिवार के लिए ये भी खुशखबरी है कि मेरी एक अगली किताब, वो बैज एंड द बुलेट्स, रूपा पब्लिकेशन ने इसको प्रिंट के लिए प्रेस में भेज दिया है। इसके सारे जितने भी एडिटिंग इसकी होनी थी वो भेज के एडिट करा ली है। मेरे साथ इसमें भी मेरे को राइटर राकेश गोस्वामी हैं, डॉक्टर राकेश गोस्वामी, जो IIMC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं, और जिनके साथ मैंने ऑपरेशन बजूका लिखी थी। और इस बार ये रूपा पब्लिकेशन इसे छाप रही है। बहुत बड़ा प्रकाशन समूह है, और उनका ये कहना है कि अगले महीने यानी अक्टूबर में ये किताब मार्केट में आ जाएगी। तो मैं उसका भी कवर पेज जो रूपा पब्लिकेशन ने भेजा है वो कम्युनिटी में डाल रहा हूँ। आप लोग कृपया एक बार देख लें, और जब ये रिलीज़ होगी, रूपा वाले करेंगे, मैं आपको समय से सूचित कर दूंगा। फिर मैं बताऊं आज की घटना के बारे में, कि आज की घटना में एक अमीर आदमी ने, कमल सिंगला ने, अपनी हवस के लिए, अपनी तृष्णा के लिए, अपनी क्षुधा बुझाने के लिए उसने बहुत ही निचले स्तर की गंदी हरकत की, जिसका किसी भी समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। मतलब एक लड़की जिससे उसके संबंध रहे, उसकी शादी हुई लेकिन पति से उसको मिलने नहीं दिया, एक मन्नत का हवाला देकर, सिखाकर। और फिर जब वो पहली बार विदा होकर या 1 महीने के बाद जब वो अपने ससुराल आई, तो उसी दिन उसे बहन से मिलने भेजने के बहाने वो खुद अलवर से आकर और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, कोल्ड ड्रिंक पिला के उसे मार डालता है। मारने के बाद उसे दफना देता है। फिर जब दिल्ली पुलिस नोटिस देती है पूछताछ करने के लिए, तो वो फिर उसको फिर से निकालता है। लेकिन चोर कितनी भी सफाई से चोरी करे, कुछ न कुछ छोड़ देता है। सारी हड्डियां कलेक्ट करने के बाद भी 25 हड्डियों के टुकड़े, जो छोटे टुकड़े होते हैं, वो उसमें दबे मिले। चलनी से उसे, मिट्टी से उसे जब चाला गया तो वो 25 टुकड़े पुलिस को मिल गए। और ट्रायल में इन 25 टुकड़ों का बहुत महत्व होगा। ट्रायल में यही 25 टुकड़े ही उसको मौत की सज़ा दिला सकते हैं। तो बहुत ही नीच और गंदी और गिरी हुई हरकत की उसने। 9 साल तक इस रहस्य को छिपा कर रखा, ताकि और फिर उसके बाद एक फर्जी सर्टिफिकेट देकर, एकदम फर्जी सर्टिफिकेट देकर कि उसकी अपने ड्राइवर से शादी उसकी हो गई है, वो, और पुलिस उसको परेशान न करे, उसके खिलाफ जो शकुंतला की किडनैपिंग की FIR हुई है उसमें पुलिस परेशान न करे, इसलिए एक फर्जी एफिडेविट लगाकर, फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर राजस्थान हाई कोर्ट में इस रहस्य को 9 साल तक वो दबाए रखा। लेकिन सलाम है रवि के घर वालों को, मैं सलाम करता हूँ, उनके धैर्य को सलाम करता हूँ, उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ। पुलिस के पीछे पड़े रहे, जब पुलिस ने कुछ नहीं किया, अदालत गए, अदालत से हेबियस कॉर्पस का ऑर्डर ले आए, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चेंज करने का ऑर्डर ले आए। बीच बीच में जब उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हाई कोर्ट मांगती रही, उसके जब वो आती थी तब भी ये मौजूद रहते थे और कोर्ट के पूछे गए सवालों का जवाब देते थे। अंतिम समय तक, जब तक शकुंतला की गिरफ्तारी नहीं हो गई, ये पूरा परिवार थाने से लेकर हाई कोर्ट तक अपने केस की मजबूत पैरवी करता रहा। इसीलिए वो सलाम के हकदार हैं। क्राइम ट्रायल पर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें शकुंतला और कमल सिंगला दोनों को ही फांसी की सज़ा सुनाई जानी चाहिए। मैं ट्रायल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बहुत कन्फर्म होकर नहीं कह रहा हूँ आपसे, बट जितनी एविडेंस है, जो कुछ भी है, उस हिसाब से इसमें शकुंतला और कमल सिंगला दोनों को फांसी की सज़ा जरूर होनी चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।